नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 12 जून 1975 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है, जब एक न्यायिक फैसले ने देश का इतिहास बदलने का काम किया और पूरे देश को हिला करके रख दिया। जी हाँ, मैं उस फैसले की बात कर रहा हूं जब इंदिरा गांधी का निर्वाचन रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से कदाचार के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने रद्द कर दिया था। याचिका दायर करने वाले थे समाजवादी नेता राजनारायण, जो 1971 में लोकसभा का चुनाव वहां से लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन उस चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई थी। न सिर्फ इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत जीत हुई थी रायबरेली से, बल्कि पूरे देश में उनकी पार्टी कांग्रेस आर को प्रचंड बहुमत मिला था। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेना जरूरी है। सामान्य तौर पे कोई भी उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता है, वो सुरक्षित सीट चाहता है। लेकिन राजनारायण समाजवादी थे, लड़ाकू किस्म के आदमी थे, और चंद्रभानु गुप्त ने उनको कहा था कि रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ आप चुनाव लड़ें और हार जाने की स्थिति में आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। उनकी हार हो गई और उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। चंद्रभानु गुप्त के सबसे अधिक संख्या में विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में थे, लेकिन जब उनको प्रत्याशी बनाया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, तो मधुलिमे और जॉर्ज फर्नांडिस ने शकुंतला श्रीवास्तव को ही पार्टी की ओर से नामांकन करवा दिया। और कर्पूरी ठाकुर, जो उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया कि चूंकि दोनों ही समाजवादी पार्टी के हैं, इसलिए जिसकी भी जीत होगी उनको ही मान लिया जाएगा कि वो अधिकृत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। अब उस चुनाव में शकुंतला श्रीवास्तव को 5 मत मिले और राजनारायण चुनाव हार गए। लेकिन 1971 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें उनका मानना था कि इसमें व्यापक स्तर पर कदाचार किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा और उसको चुनौती दी जानी चाहिए। लेकिन उस समय जो और नेता थे वो राजनारायण से सहमत नहीं थे। 95 नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली में कुछ समाजवादी नेताओं के साथ राजनारायण इस पर विचार किया और मधुलिमे ने उनको साफ कहा कि यह पत्थर पर तीर चलाने जैसा है। इस पर राजनारायण काफी नाराज हुए और उन्होंने मधुलिमे से कहा, क्या तुम इंदिरा गांधी के दलाल हो गए हो? अन्य लोगों ने भी उनका मजाक उड़ाया कि इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, लेकिन अगर आप मुकदमा करना चाहते हैं तो करिए। तो उन्होंने ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उसमें कई आरोप लगाए गए जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आया। 7 आरोप लगाए थे राजनारायण ने, लेकिन 2 आरोपों को अदालत ने स्वीकार किया। इनमें पहला आरोप ये था कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाईडेल के इंजीनियर, ये सभी लोग इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार के लिए जो भाषण उनको देना था उसका मंच बना रहे थे और साथ ही जल की आपूर्ति की व्यवस्था करवा रहे थे। ये सारे काम सरकारी राजपत्रित अधिकारियों ने किए। ये पहला आरोप था। और दूसरा आरोप ये था कि भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी यशपाल कपूर, जो कि प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधानमंत्री के ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने आकर के इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का काम किया। तो ये इन 2 आरोपों को न्यायमूर्ति सिन्हा ने स्वीकार किया। लेकिन 5 और आरोप थे, यानी कुल 7 आरोप राजनारायण के द्वारा लगाए गए थे। उन 5 आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया, जिसमें पहला ये था कि जो फ्लाइट की व्यवस्था की गई थी वो सैन्य बलों की मदद उसमें ली गई थी। दूसरा आरोप ये था कि मतदाताओं के बीच शराब और कपड़े बांटने का काम किया गया, उनको शराब दी गई, कपड़े दिए गए। तीसरा आरोप यह था कि धार्मिक प्रतीक, सिंबल, गाय और बछड़ा, जो कि कांग्रेस आर का चुनाव चिन्ह था, उसका इस्तेमाल किया गया। मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुफ्त में वाहन उपलब्ध कराए गए। और ये भी था एक आरोप के जो खर्च की सीमा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, उससे अधिक खर्च इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन इन 5 आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी की ये दलील भी स्वीकार कर ली कि जो लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई थी वो पार्टी के द्वारा की गई थी, सरकार की ओर से नहीं की गई थी। और पुलिस तैनाती को लेकर के जो सवाल उठाया गया था उस पर भी अदालत ने कहा कि सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि विधि व्यवस्था को बनाए रखे, और इसीलिए रास्ते में जो पुलिस का बंदोबस्त किया गया या जो मंच के आसपास बंदोबस्त किया गया था उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार को देखना है कि विधि व्यवस्था बिल्कुल बनी रहे।
यशपाल कपूर प्रधानमंत्री के ओएसडी जरूर थे, लेकिन उनका इतिहास ये था कि वो अपनी मर्जी से सरकारी सेवा में आते थे और अपनी मर्जी से त्यागपत्र देकर के बाहर आ जाते थे और फिर वापस सेवा में आ जाते थे। 1967 से यही क्रम चल रहा था कि वो आते थे, फिर चुनाव में मदद करनी हो या काम करना हो तो बाहर हो जाते थे और फिर वापस उनको नौकरी मिल जाती थी, सरकारी खर्चे पे सरकारी तनख्वाह उनको मिलती रहती थी। तो आने जाने का सिलसिला जो था चलता रहता था, यानी मनमाने ढंग से जब चाहते थे आते थे, जब चाहते थे जाते थे। 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग की गई थी। ये एक मध्यावधि चुनाव था, क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 1972 तक था, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करके एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। कांग्रेस में विभाजन हो चुका था, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के बीच, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको इंदिरा गांधी ने एक चुनौती के रूप में लिया था और लोकसभा को भंग किया, नारा दिया गरीबी हटाओ। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ही भारी बहुमत से उनकी पार्टी की जीत हुई थी। तो वो 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग की गई। 29 दिसंबर 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या ये बात सही है कि आप अपना चुनाव क्षेत्र रायबरेली से बदल करके गुड़गांव कर रही हैं। तो उन्होंने साफ साफ खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा चुनाव क्षेत्र जो है वो रायबरेली ही रहेगा। उसके बाद उनका रायबरेली का कार्यक्रम बना 1 फरवरी 1971 को जाने का, और इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री के दौरे की विस्तृत सूचना दी गई। उन्होंने 1 फरवरी को नामांकन दायर किया लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा क्षेत्र से वहां के प्रत्याशी के रूप में। तो ये सारी बातें जो है राजनारायण ने उठाई कि यहाँ कदाचार है, दुरुपयोग हो रहा है। 27 अगस्त 1972 को इंदिरा गांधी ने ये कहा कि उम्मीदवार बनने का फैसला उन्होंने 1 फरवरी को ही किया था, उसके पहले उन्होंने नहीं किया था। हालांकि 2 अगस्त 1971 यानी लगभग 1 साल से भी ज़्यादा पहले जो उन्होंने जवाब दिया था वो बिल्कुल अलग जवाब था। 6 फरवरी 1971 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना निकली, जिसमें कहा गया कि यशपाल कपूर का इस्तीफा 25 जनवरी से स्वीकार कर लिया गया है। यानी ये 6 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई, कहा गया कि 25 फरवरी को स्वीकृत हुआ है, लेकिन वो 14 जनवरी से प्रभावी है, यानी रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव है। स्वीकृत हुआ है 25 जनवरी को, प्रभावी है 14 जनवरी से, और यह अधिसूचना निकली 6 फरवरी को। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव थे पीएन हक्सर, उन्होंने शपथ लेकर वक्तव्य दिया कि यशपाल कपूर ने मौखिक रूप से इस्तीफा दिया था, जिसे स्वीकार किया गया। जी शर्त ये थी कि बाद में इसका लिखित आदेश भी निकलेगा। लेकिन 1971 में जो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था उसमें ये सारी बातें नहीं थी। न्यायमूर्ति सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि यशपाल कपूर 25 जनवरी से सेवा में नहीं थे और इंदिरा गांधी के लिए 7 जनवरी से ही काम कर रहे थे। ये चुनावी प्रक्रिया को प्रदूषित करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने इंदिरा गांधी को कहीं ये नहीं कहा कि अनैतिक काम किया या शी इज़ अ लायर। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि शी डजंट हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन, हर प्ली हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। उनकी भाषा बहुत मर्यादित थी। कोई उन्होंने लोकतंत्र पर, कोई चुनावी जो राजनीति है उस पर कोई बड़ी टीका टिप्पणी नहीं की, कोई महात्मा गांधी, टैगोर, प्लेटो, एरिस्टोटल को उद्धृत नहीं किया। बहुत मर्यादित भाषा में उन्होंने अपना फैसला दिया और हक्सर के बयान को जो है सो विश्वसनीय नहीं बताते हुए उस पर लिखा कि इंटरेस्टिंग एंड कॉन्ट्यूमली, ये कहा पीएन हक्सर के बारे में। ये भी कहा जाता है कि 12 जून 1975 को फैसला देने के पहले जस्टिस सिन्हा 1 महीने की छुट्टी पर गायब हो गए थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये कोई भी बात सार्वजनिक होगी, किसी तरह से लीक हो जाएगा, शायद उनका अपहरण हो जाए। ये सारी बातें जो हैं अलग अलग तरीके से मीडिया में आई हैं। जब ये फैसला गया प्रधानमंत्री के चुनाव को निरस्त करने का, तो उसके बाद उनके वकील यानी इंदिरा गांधी के वकील ने अदालत के समक्ष याचिका दायर की कि अगर तुरंत प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा तो देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि इसके खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में की जा सके। इस बारे में मुझे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी एन खरे ने बताया व्यक्तिगत बातचीत में, और ये आपको बता दूं कि वो इंदिरा गांधी के वकील थे, जूनियर काउंसिल थे उस समय 1974-75 में।
तो उन्होंने कहा कि वो आए थे दिल्ली और प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, अशोक सेन, सिद्धार्थ शंकर राय, आचार्य गोखले, और सबकी ये राय थी कि अगर फैसला विपरीत आता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए। तो वो बोले कि चूंकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी उस समय, इसलिए मैं तो चुपचाप सुन करके बाहर आ गया। तो वहाँ मुझे राजीव गांधी बाहर में मिल गया और मैंने कहा कि अंदर में जो मैंने बातचीत सुनी है मेरी समझ से वो सही नहीं है। अगर ऐसा होता है कि उच्च न्यायालय एडवर्स जजमेंट देता है, यानी विपरीत फैसला देता है, तो तुरंत ही वहीं पर समय के लिए याचिका दायर की जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शायद राजीव गांधी ने जाकर के अपनी माँ को बताया कि मैं कश्मीर चला गया, तो शायद मेरी बात उनको पसंद आई होगी और मुझे वापस बुलाया गया। और फिर उस दिन वो वहाँ उच्च न्यायालय में थे, तो जैसे ही फैसला आया तो एक याचिका दायर की गई कि कुछ समय दिया जाए, और जस्टिस सिन्हा ने तुरंत ही 20 दिन का समय दिया अपील दायर करने के लिए। उसके बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला आया, और उस समय छुट्टी चल रही थी। तो जो छुट्टी की पीठ थी, वैकेशन बेंच, उसमें जज थे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर। उन्होंने सशर्त स्थगन देने का काम किया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन एक सांसद के रूप में वो सदन में मतदान नहीं कर पाएंगी और न ही सांसद के रूप में वेतन ले पाएंगी। तो एक तरह से उनकी जो नैतिक सत्ता थी वो ध्वस्त हो गई। हालांकि तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री बने रहने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी। और आपको पता है कि उसके ठीक 1.5 दिन बाद 25-26 जून की मध्य रात्रि को आपातकाल देश के ऊपर जो है सो थोपा गया, उसकी घोषणा हुई। अब मामला तो लंबित था, तो जब आपातकाल लग गया, इस बीच जो है एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो बाद में 39वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के अगर कोई जो है आपत्ति करता है, उसको कोई चुनौती देता है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगा, बल्कि एक विशेष अधिकरण, ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, और उसको ये अधिकार होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर जो है विचार करे कि उसमें कोई कदाचार हुआ है या नहीं हुआ है। ये 7 अगस्त 1971 को ये विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, उसी दिन पारित हो गया। 8 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, उसी दिन पारित हो गया। 9 अगस्त को 20 राज्य विधानसभाओं में पेश हुआ और पारित हो गया। 10 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और उसी दिन भारत के राजपत्र में ये अधिसूचना जारी हो गई, नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन आ गया। 11 अगस्त 1971 को उच्चतम न्यायालय में यही मामला लंबित था, जिस पर सुनवाई होनी थी। जब ये मामला आया तो भारत के महान्यायाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर विचार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून बदल गया है और ये जो कानून है वो पहले की तारीख से लागू है, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव है, इसलिए आपको अब सुनने का अधिकार ही नहीं है। और इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है सो अपनी मुहर भी लगा दी, उसको मान भी लिया। बाद में 1977 में जब जनता सरकार आई तो 44वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो शक्ति थी इस मामले में, उसको बहाल किया गया। तो यानी एक फैसला जो हाई कोर्ट का आया था उसके कितने दूरगामी परिणाम हुए। आपातकाल लगाया गया, संविधान संशोधन ऐसा किया गया जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति ही छीन ली गई। शांति भूषण ने एक लेख लिखा, वो जनता सरकार में विधि और न्याय मंत्री थे और राजनारायण के वकील थे उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उन्होंने 23 मार्च 2008 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में लिखा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.एस. माथुर, जस्टिस डी.एस. माथुर ने जस्टिस सिन्हा के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि आप अगर इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला देते हैं तो आपको उच्चतम न्यायालय ले जाया जाएगा, यानी आपका एलिवेशन हो जाएगा एपेक्स कोर्ट में। और जस्टिस सी.एस. माथुर इंदिरा गांधी के निजी सचिव डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर के संबंधी थे, इसलिए ये माना गया कि इंदिरा गांधी ने अपने फिजिशियन, निजी चिकित्सक के माध्यम से जस्टिस माथुर को संदेश भिजवाया था और वो पहुंचाया। इस बारे में शांति भूषण ने लिखा कि जस्टिस सिन्हा मेंटेन डिस्क्रीट साइलेंस। उन्होंने ये भी कहा कि जब वे विधि और न्याय मंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की पेशकश की थी, वहाँ वैकेंसी आई थी, लेकिन उन्होंने, जस्टिस सिन्हा ने उसके लिए ही मना कर दिया था।
तो यानी ये देखा जाए कि जस्टिस सिन्हा शायद कुछ नहीं चाहते थे। ये भी खबर बाद में छपी कि उनको बाद में गवर्नर वगैरह बनाने का भी प्रस्ताव आया था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने फूल में पानी पटाने में ही जो है ज़्यादा सुख मिलता है। लेकिन जस्टिस सिन्हा को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। कांग्रेस के लोगों ने ये कहा कि लंदन के अखबार में खबर छपी कि एक ट्रैफिक वायलेशन जैसा कोई छोटा कुछ उल्लंघन हो और उसके लिए इतना बड़ा फैसला दिया गया जो कहीं से उचित नहीं माना जा सकता है। मोहम्मद यूनुस ने अपनी किताब पर्सन्स पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखा है कि उनको कानपुर में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि मैं जेपी का संबंधी हूँ। यहाँ ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने लिखा जेपी श्रीवास्तव। जेपी अपने नाम में कभी श्रीवास्तव नहीं लगाते थे। जेपी श्रीवास्तव का संबंधी हूँ और जस्टिस सिन्हा जो है वो हमारी बिरादरी का है, वो इतिहास बनाना चाहता है। हो सकता है कि मैडम के खिलाफ ये फैसला आए। मैंने इंदिरा गांधी को ये बात बता भी दी तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ इस तरह की सूचना है, लेकिन HR गोखले ने मुझसे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इंदिरा गांधी ने खुद 1979 में मुंबई में कहा कि एक मामूली जज, पेटी जज ने फ्रिवोलस, एक मामूली आधार पर मेरे चुनाव को निरस्त करने का काम किया था। तो ये कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल ही जो है तकनीकी आधार पे, जहां कोई अपराध बनता नहीं था, इतना बड़ा फैसला दिया गया। लेकिन फिर वो बात मैं कहना चाहूँगा कि जो फैसला दिया था उसमें कहीं भी जस्टिस सिन्हा ने कोई दर्शन नहीं दिया, कोई बड़ी बड़ी टिप्पणी नहीं की जैसा कि सामान्य तौर पर होता है। लोग थीसिस लिखने लगते हैं। बहुत ही मर्यादित भाषा में जो है उन्होंने अपना फैसला दिया, जिसमें कहीं कुछ अनर्गल टिप्पणी भी इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं की गई। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने सारे पद के जो प्रस्ताव थे उनको भी ठुकरा दिया। और चूंकि 20 दिन का समय भी तुरंत ही उन्होंने दे दिया था अपील दायर करने के लिए, इसलिए ये कहना कि उनके अंदर कोई पूर्वाग्रह था ये मानना भी बिल्कुल गलत होगा। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। और उस फैसले को आज भी लोग एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं कि न्यायपालिका की स्वायत्तता का अगर कोई उदाहरण है तो ये 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा दिया गया फैसला है, जिससे पता चलता है कि भारत की न्यायपालिका कितनी स्वायत्त है। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पहले 1973 में 24 अप्रैल को 3 जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अवक्रमित करके, सुपरसीड करके जस्टिस AN रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो इस तरह का दबाव न्यायपालिका पर पहले ही बन चुका था। लेकिन वहां उच्च न्यायालय का एक जज जो कि जिला अदालत से आया था, उनकी सीधी नियुक्ति हाईकोर्ट जज के रूप में नहीं हुई थी, वो पहले डिस्ट्रिक्ट जज थे। जिला अदालत से आया हुआ एक व्यक्ति हाईकोर्ट जज बनता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देने का काम करता है। और बहुत ही मर्यादित भाषा में, बिल्कुल ही जो कानून की मर्यादा की सीमा उसके अंदर काम करके फैसला दिया। और बाद में किसी भी तरह का जो है सो वो उसका रिवॉर्ड जो है लेने से इनकार कर देता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।